मित्रों, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि एक सवाल इस आधुनिक तरीके से मैं आप लोगों से पूछूं कि जो ये राज्य का आंदोलन 1978 से लेकर 94 या राज्य बनने तक जो चला, वो आंदोलन जो यार राज्य हमने बनाया या बनवाया, वो किसके लिए बनवाया? क्या हमने ये राज्य बाघ, भालू, बंदरों, वन्य जानवरों के लिए बनवाया है, या सत्ता के संरक्षण में पलने वाले माफियाओं के लिए बनवाया है? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछने के लिए आज इस आधुनिक साजो सामान के साथ आपके सामने आया हूँ। मैं एक घटना, जो छोटी सी घटना नहीं है, बहुत सगन्य घटना है, बहुत बड़ी घटना है, उससे अपनी बात शुरू करूँ। हाल में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, अखबारों में देखा होगा, और जो आजकल ये यूट्यूब में आ रहा है, खूब ज़्यादा देखा होगा कि बागेश्वर के एक गांव में गांव के ही बीच में एक खाली पड़े मकान में एक बाघन ने शावकों को जन्म दिया है। बाघन ने अपने बच्चों को जन्म देने के लिए गांव के ही बीच में एक खाली पड़े मकान को चुना है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना होनी चाहिए थी। और जब वो शावकों के बच्चे थोड़ा चलने लगे, हिलने लगे, डुलने लगे, और गांव वालों ने उनको देखा, तो बच्चे भले ही कौतूहल में थे, लेकिन जो गांव के बड़े लोग थे वो बहुत चिंतित हो गए। और ये चिंता जब वन विभाग तक पहुंची, तो वन विभाग ने उन शावकों के बच्चों, उन बाघों के बच्चों को आदमी से बचाने के लिए वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए। ये भी आपने अखबारों में इत्यादि पढ़ा होगा, समाचार चैनलों में देखा होगा। ये एक घटना थी। दूसरी घटना पौड़ी से आती है, जो अखबारों में छपी थी और जगह जगह वो वायरल भी हुई थी, यूट्यूबों में और फेसबुकों में। उसमें बताया गया था कि बाघों के आतंक से बचने के लिए रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है बहुत बड़े क्षेत्र में। अब ये कर्फ्यू बाघों को बचाने, आदमी से बचाने के लिए लगाया था या आदमी को बाघों से बचाने के लिए लगाया था? लेकिन एक संगीन सवाल ये भी उठता है, चिंता कराने वाली इस बात उठती है। ऐसा ही तीसरा समाचार एक और शायद पौड़ी क्षेत्र से ही था, जिसमें कहा गया कि साहब कुछ स्कूलों के इसलिए बंद कर देना पड़ा कि वहाँ पर बाघों का आतंक हो रहा है। ये सब फेसबुक से लेकर, ट्विटर से लेकर, व्हाट्सएप से लेकर, यूट्यूब से लेकर, कुछ अखबारों से लेकर ये सब समाचार साया हुए हैं, छपे हैं और हम सब ने पढ़ा है। और यहीं से मेरा एक सवाल उठता है कि हमने जो राज्य बनाया था उसमें आम आदमी कहाँ है? उसमें आप, हम, गांव के लोग कहाँ हैं? मैं आज ही एक कांग्रेस के मित्रों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ रहा था कि भाई इतनी बड़ी घटना शहर में, ज़िले में घटती है कि शावक जो है वो गांव के अंदर आकर एक खाली मकान को चुनता है। भाई अगर शावक ने खाली मकान को चुना होगा तो ये रैकी की होगी, पूरा देखा होगा, पूरा संज्ञान लिया होगा, तब जाके उसको लगा होगा ये सुरक्षित जगह है और उसने बच्चों को जन्म दिया होगा। जब ये सवाल मैंने कांग्रेस के मित्रों से पूछा तो उन्होंने कहा ये सब पलायन की वजह से हो रहा है। मेरे को लगता है कि इससे आज ज़्यादा हास्यास्पद जवाब कोई नहीं हो सकता है। खैर, हम उनसे वही उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ सवाल क्या है? सवाल ये है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1, वन संरक्षण अधिनियम 2, और जो इन संरक्षण अधिनियमों की आड़ में जो बहुत बड़ा भूभाग राजाजी नेशनल पार्क के रूप में, कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में और भी कई पार्कों के, अभी नंदा देवी बायोस्फीयर के रूप में हमारी छाती पर ठोक दिए गए हैं, उत्तराखंड की छाती पर ठोक दिए गए हैं, वो सवाल इन तीनों घटनाओं के बाद तो उठने ही चाहिए। हम सवाल पूछते हैं, उत्तराखंड के लोगों ने कब कहा कि हमको राजाजी नेशनल पार्क दो? हमने कब कहा कि हमको टाइगर रिजर्व दो? हमने कब कहा हमको नेशनल कॉर्बेट पार्क दो? हमने नहीं कहा कि नंदा देवी बायोस्फीयर हमको दो। अगर हमने क्या कहा ये अगर हम बताएं तो तिलाड़ी के मैदान में जो उत्तराखंड में जलियांवाला बाग से भी विभत्स घटना वहाँ के राजा ने की थी, जो कभी कांग्रेस, जिनके परिवार कभी कांग्रेस में, कभी भाजपा में सत्ता में बने रहे, खैर ये अलग मुद्दा है। तो उस घटना की मांग क्या थी? उस घटना की मांग ब्रिटिश कालीन या अंग्रेजों के तौर तरीके वाले वन प्रबंधन को समाप्त करने की थी, उसको उत्तराखंड में नहीं आने देने की थी। अब हम टिहरी रियासत से बाहर आ जाते हैं और उत्तराखंड का जो कुमाऊं और गढ़वाल का जो ब्रिटिश कालीन क्षेत्र था, ब्रिटिश काल में जो क्षेत्र था, उसमें संग्राम चला। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को अगर आप लोगों ने देखा, सुना, पढ़ा है, और हमारे डॉक्टर शेखर पाठक तो बार बार उसका जिक्र भी करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन उसमें जो था वो जंगलात का आंदोलन था। और जंगलात का आंदोलन क्यों था?
क्योंकि हम नहीं चाहते थे, हमारे पूर्वज, हमारी कौमें नहीं चाहती थी कि ब्रिटिश का जो औपनिवेशिक तरीका है, उस औपनिवेशिक मिजाज के कानून कम से कम उत्तराखंड की जल, जंगल और ज़मीन के ऊपर थोपे जाए। क्योंकि हमारे पूर्वजों को चिंता थी कि उन कानूनों की वजह से हम तो जंगलों से दूर होंगे ही होंगे, हमारे साथ साथ जल, जंगल, ज़मीन का पूरा मिजाज बदल जाएगा। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में या ब्रिटिश काल में जो हमारे जंगल थे, जिसको हम मिश्रित वन कहा करते थे, वो चीड़ के बड़े जंगल के रूप में कन्वर्ट हो गए। और हमारी नदियाँ इस तरीके से ख़त्म हो गई, बाढ़ें इतनी अधिक बढ़ गई कि 70 के दशक में हमको एक नए सिरे से वन आंदोलन करना पड़ा। ये अलग बात है कि उस 10 साल के करीब चले उस वन आंदोलन में नैनीताल क्लब कांड भी एक घटना थी, आराकोटा स्कोट की यात्राएं भी उसी दौर में शायद होती हैं। और उसी दौर में अगर हम देखें तो राज्य आंदोलन की मांग भी उसके बाद उसी दौर के अंतिम चरण में सामने आती है। तो ये सब जो मांगें थीं, ये जो सब कार्यक्रम थे वनों को लेकर जो आंदोलन थे, उस आंदोलन में सरकार ने एक छोटी सी चीज़ पकड़ी, चिपको शब्द। और चिपको शब्द के सहारे वो दुनिया को ये बताने में कामयाब हो गई कि पहाड़ के लोग पेड़ नहीं कटने देना चाहते हैं। और वो उस चालाकी के साथ उन्होंने वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और अधिक वन कानून हमारे ऊपर थोप दिए। और ऐसे वन कानून हमारे ऊपर थोप दिए जिन वन कानूनों को ख़त्म करने के लिए, जिन वन कानूनों से निजात पाने के लिए तिलाड़ी में लोग इकट्ठे होते हैं और मार दिए जाते हैं, राजा के द्वारा मार दिए जाते हैं। और जिस कानूनों से बचने के लिए जंगलात का आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के दौर में होता है। फिर आपने गौर किया होगा, जब वन आंदोलन के रूप में हमें बहुत बड़ा धोखा मिला तो जनता को एक ही रास्ता नजर आया कि हम अपने लिए एक पृथक राज्य की लड़ाई लड़ें। और हमने पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी, पृथक राज्य बना। लेकिन पृथक राज्य बनने के बाद भी ब्रिटिश कालीन जो जंगल के नियम थे, जो भूमि के नियम थे, जो पानी के नियम थे, जो यहाँ की जनता सहन नहीं कर पा रही है और ना कर सकती है, वो यथावत रहे और तो और कठोर कर दिए गए। हमें उम्मीद थी कि हमें उम्मीद थी कि कोई क्षेत्रीय दल सामने आएगा और हमने उत्तराखंड क्रांति दल को साथ भी दिया था। लेकिन कई मौके ऐसे आए जब उत्तराखंड क्रांति दल कसौटी पर खरा उतर सकता था। लेकिन उसने हमेशा यही बताने की कोशिश की कि साहब हम क्षेत्रीय पार्टी भले ही हैं, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टियों से भी बड़े राष्ट्रवादी हैं। और वो क्षेत्रवाद से भागते नजर आए और परिणाम आप जानते हैं कि विधानसभा से जनता ने उनको बाहर कर दिया। पहले 2-4-5 सीटें देकर देखने की कोशिश की थी, बाद में सिरे से बाहर कर दिया। तो मैं आज यही बात कहने के लिए आपके बीच में आया था कि 1868 या 1860 के बाद बहुत चालाकी से हमारी जोतों को रोक दिया गया, जोतों को बढ़ने से रोक दिया गया। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में जोतों को बढ़ने से रोक दिया गया और हम पर एक भूमि के ऐसे कानून बना दिए गए जिस कानूनों के बाद हम अपना जोतों का विस्तार नहीं कर सकते थे। हमारे गाँव का विस्तार रोक दिया गया और हम अपने गांव का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। जो गांव जब थे तब थे। अभी बड़ी चालाकी से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कहने के लिए, राष्ट्रीय पटल पर कहने के लिए सरकारें कह देती हैं कि हमारे यहाँ इतनी ग्राम पंचायतें थीं, अब हमने इतनी कर दी हैं। लेकिन सच ये है कि जो 1868 के बाद एक भी नया गाँव नहीं बसा है। बाकी राजस्व गाँव क्या होते हैं, ग्राम पंचायतें क्या होती हैं, ये सरकार के एक बनाए हुए तौर तरीके होते हैं, उसमें हमें नहीं उलझना चाहिए। हम सरकारें कहती हैं हम पलायन खत्म करना चाहते हैं, हम कहते हैं पलायन तो खत्म हो जाएगा, आप कम से कम गाँव की संख्या तो बढ़ा दीजिए। देखिए, हमारी कुल ज़मीन जितनी भी है पर्वतीय क्षेत्र में, उसका अगर आप गुणा भाग करेंगे, आंकड़े देखेंगे, तो मैं समझता हूँ 6 या 7% भूभाग ही ऐसा है जिसमें मधुरी आमा का कब्जा है, रमेश कृषक का कब्जा है, गोपाल सिंह का कब्जा है, रमेश चंद जी का कब्जा है, आदि जनता के नाम पर जो है। बाकी शेष ज़मीन किसी ना किसी रूप में सरकारों के कब्जे में है, राज्य सरकार के कब्जे में है, वन विभाग के नाम से उसके कब्जे में है। और इन्हीं जगहों ये विभाग इसलिए बनाए गए ताकि हम अपने गाँव का विस्तार ना कर सकें, और गाँव का विस्तार रोक दिया गया। आज की तारीख में अगर वास्तव में सरकारें पलायन रोकना चाहती हैं, पलायन से मुक्ति चाहती हैं, तो उन्हें कम से कम जितने गांव आज की तारीख में हैं उन गांवों को दुगना कर देना चाहिए। 50% गांव और बढ़ा देने चाहिए। और जितनी हमारी सकल कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि को कम से कम आधी भूमि सरकार के कब्जे में किसी रूप में रहे, लेकिन शेष आधी भूमि किसी न किसी रूप में जनता के कब्जे में हो और जनता उसमें खेती करती हो, अपना भरण पोषण करती हो। एक परिवार के पास अगर 150-200 नाली ज़मीन होगी तो दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में जाकर पल्लेदारी क्यों करेगा? वो किसी बड़ी कंपनी में जाकर 1700-1800 रुपये महीने या 15 के लिए काम क्यों करेगा? वो 10-15-20 हज़ार रुपये के लिए क्यों जाएगा दिल्ली मैदानों में? वो तो अपनी 100-150 नाली ज़मीन पर ही इतना अधिक पैसा कमा लेगा कि उसको अपने बच्चों को कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इन्होंने एक बहुत खतरनाक काम और किया। गाँव को खाली करवाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ये काम किया कि गाँव के अंदर की जो शिक्षा तंत्र था,
गांव के अंदर का जो एक विकास तंत्र, चिकित्सा तंत्र था, जो विकसित होना था, वो विकसित नहीं किया। हमें दिखाने के लिए बिल्डिंगें बनाई गई, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं बैठाया। हमने इनको कई बार कहा कि आप हमारे गांव के लोग बच्चों को डॉक्टर क्यों नहीं बनाते हैं? आरक्षण के तहत आप आरक्षित कर दिए कि हम इतने गांव के लोगों को डॉक्टर बनाएंगे जो अपने अपने क्षेत्रों में डॉक्टरी का काम करेंगे, इतने वार्ड बॉय बनाएंगे, तो आप स्कूलों में ही काम कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी विकास की जो रूपरेखा आपके सामने रख गई थी, वो रूपरेखा सीधे सीधे बड़ी सरमाएदारों के लिए, कंपनियों के लिए मजदूर तैयार करने के लिए गाँव को खाली करके नगरों की ओर दौड़ाने की एक रूपरेखा थी। और यही 70 सालों में कांग्रेस, और अभी यही 60-65 सालों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी इसी काम को कर रही है। अब उत्तराखंड जैसा राज्य, जो क्षेत्रीय राज्य है, जिसमें क्षेत्रीयता सबसे ऊपर होनी चाहिए थी, वहाँ हम इसको संभाल सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। विधानसभा का अर्थ इन लोगों ने भले ही विकास सभा बना दिया है, लेकिन वो विधानसभा ही है। और उसका पहला काम होता है कि उसके राज्य में अगर कोई विधान जनता के खिलाफ जा रहा है, जनता को परेशान कर रहा है, तो उसको संशोधन करें। या राष्ट्रीय स्तर का जो कोई संविधान या विधान खड़ा हो रहा है और संविधान संशोधन की जरूरत है, तो केंद्र से कहें कि भाई ये वाला संविधान संशोधन कीजिए आप, क्योंकि इससे हमको बहुत नुकसान हो रहा है। भाई अभी आपने कश्मीर से 370 हटाई, यानी संविधान में आप संशोधन कर सकते थे। आपने संविधान से पंचायती राज लाए, ये अलग बात है कि पंचायती राज में भी आपने हमें थोप दिया कि नहीं साहब, पंचायती राज तो हमको दे रहे हैं, लेकिन आपने अपना प्रतिनिधि नहीं चुनना है। प्रतिनिधि वही चुनना है जो हम आपको रिजर्वेशन के रूप में देंगे। जैसे विधानसभा में नहीं होता है, भाजपा और कांग्रेस में आप देखते होंगे कि जिसको हम वोट दे रहे होते हैं हमारा प्रतिनिधि नहीं होता, उसको दिल्ली तय करती है। दिल्ली में इनकी जो इकाइयाँ होती हैं भाजपा कांग्रेस की, वो तय करती है कि साहब आपने इनको वोट देना है। उसके बाद क्षेत्र, खैर छोड़िए इस विषय में कभी और। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जंगली जानवर आपके गाँव में आकर अपने बच्चे पैदा करने की स्थिति में आ गए। आपके यहाँ कर्फ्यू लग रहा है, जंगली जानवरों को लेकर कर्फ्यू लग रहा है। ये तो इन चीज़ों को बहुत हल्के में ना लें, बहुत गंभीरता से लें। और हमें उत्तराखंड स्तर पर 2024 में चुनाव है, जनता का मुद्दा होना चाहिए कि आप हमें वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, राजा जी का नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसी अनचाही चीज़ों से कब मुक्ति देंगे, कैसे मुक्ति देंगे, ये हमें ये दिल्ली से पूछना होगा, हमें देहरादून से भी ये पूछना होगा ना। और हम उम्मीद करते हैं कि देर सवेर ही सही उत्तराखंड क्रांति दल जैसे संगठनों को क्षेत्रीय संगठन बनना चाहिए। अगर वो क्षेत्रीय संगठन नहीं बनते हैं तो उत्तराखंड की जनता को अपने लिए एक नया क्षेत्रीय संगठन खड़ा करना चाहिए, ताकि हम अपनी समस्याओं का समाधान दिल्ली के भरोसे ना छोड़ें, उस दिल्ली के भरोसे ना छोड़ें जो दिल्ली सरमाएदारों के चंदों पर पलती हो, बड़ी बड़ी कंपनियों के चंदों पर पलती हो, उस दिल्ली के भरोसे ना छोड़ें। हम अपने राज्य को सुदृढ़ संपन्न राज्य बनाएं, दुनिया में उत्कृष्टतम राज्य की श्रेणी में हम आ सकते हैं। सिर्फ उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि हम अपने लिए अपने विधान बना सकें, और वो काम विधानसभा में होता है। और विधानसभा में अगर दिल्ली आकर बैठ जाएगी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, तो हम हमारे गांव का विकास जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में रुका था, फिर ब्रिटिश शासन ने उसको वैसे ही रोके रखा, 60-65 साल कांग्रेस ने उसको वैसे ही रोके रखा, अब भारतीय जनता पार्टी उसको वैसे ही रोके रही है, वैसे ही रुका रहेगा। हमें चाहिए कि हम अपने वजूद के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए, और ये जो सफ़ेद हिमालय दिखता है इसको बचाने के लिए, और जो बहुत बड़ा चीड़ का खेत हमारे चारों ओर फैल गया, जिसको आग का जंगल भी आप कहते हैं, उस सब से मुक्ति पाकर एक सुंदर वन क्षेत्र हमारा हो, कृषि आधारित पशुपालन हमारा हो, वन आधारित कृषि हमारी हो, और जो हमारा था वो हमको लौटे। ऐसे इसके लिए हमें एक राजनीतिक रूप से सोचना होगा, समझना होगा, तय करना होगा। बाकी अगले वीडियो में फिर आपसे बात करूँ।